ने एक्सेप्ट कर अच्छा लिया, 2 रिव्यूअर ने सोचा कि उसकी चेयरिंग कर कर ही सबमिट करवाए। तो थीसिस का काम अभी राइट अप चलो शुरू नहीं किया। तो अच्छा अगर ये जरा पेपर वाला काम हो जाए। हाँ चलो अच्छा जी चले शुरू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में जो कि परसों था पुश डाउन ऑटोमेटा को देखा था और हम उसकी एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे जब लाइट चली गई थी। आज हम देखते हैं कि ट्यूरिंग मशीन क्या है। ये कहने के हमारे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का लास्ट टॉपिक्स में से एक है। इसके बाद एक डिसाइबिलिटी का टॉपिक है। मैं कोशिश तो करूंगा कि आज ही हमारा कवर हो जाए, वरना फिर एक लेक्चर हमारा और रह जाएगा। तो ट्यूरिंग मशीन अब तक हम पढ़ते आए हैं। हमने पहले फिनाइट स्टेट मशीन्स को पढ़ा जिसमें डीएफए और एनएफए को देखा। हमने देखा कि उनमें क्या क्या उनकी लिमिटेशंस थी। फिर हमको हमने पुश डाउन ऑटोमेटा में देखा और अब हम देख रहे हैं कि मोस्ट पावरफुल जो थियोरेटिकल मशीन्स है या मॉडल्स हैं जिन पे आप किसी भी मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को जो है रन कर सकते हो, उनको हम ट्यूरिंग मशीन कहते हैं। हमारी जितनी भी थियोरेटिकल मशीन है उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल है। ऐसी तमाम प्रॉब्लम्स को आप इस पे मॉडल कर सकते हो जिसको एक रियल कंप्यूटर जो है वो सॉल्व कर सकता है। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम ट्यूरिंग मशीन की मदद से सॉल्वेबल नहीं है ना, दुनिया का कोई भी कंप्यूटर उसको जो है ना सॉल्व नहीं कर सकता। और इस तरह के 2-4 और इसके बारे में वो भी मिथ्स बनी हुई है। ट्यूरिंग एलन ट्यूरिंग जो था बंदा जिसका हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ा था, ट्यूरिंग टेस्ट है कि मशीन की इंटेलिजेंस को जांचने के लिए। तो उसी बंदे ने 1950s में ये ट्यूरिंग मशीन जो है इसका कंसेप्ट दिया था। और चले देखते हैं क्या है। अच्छा जी सबसे पहले हमने देखा था एफएसएम को, यानी कि फाइनाइट स्टेट मशीन जिसमें डीएफ और एनएफए थी। और हमने देखा था कि वो रेगुलर लैंग्वेजेस को जो है एक्सेप्ट करती है। यही सेम जो है डायग्राम हमने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटिक के फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था। अगेन वही डायग्राम है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, वहीं से मैंने कॉपी किया है। तो उसके बाद फिर हमने जो है ना पुश डाउन ऑटोमेटा को देखा जिसमें हमने देखा था कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करती है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से पहले हमने सीएफजी देखी थी, यानी कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और उसमें हमने उसकी डेरिवेशंस और उसके ग्रामर के रूल्स वगैरह प्रोडक्शन रूल्स को समझा था कि क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि ट्यूरिंग मशीन क्या है। अच्छा इसमें एक टर्म यूज होगी रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस के। इन लैंग्वेजेस को जो है ना ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करती है। अभी आपको ये थोड़ी सी लगेगी कि सर ये पता नहीं क्या है, कौन सी लैंग्वेज है। तो इस लेक्चर के आखिर में मैं इसको डिफाइन करूंगा कि रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज क्या होती है। तब तक हम जो है ट्यूरिंग मशीन की वर्किंग को समझ चुके होंगे। फिर हमें इसको डिफाइन करना जरा आसान रहेगा। और फिर उसके बाद हम कुछ देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जिनको इवन के ट्यूरिंग मशीन भी सॉल्व नहीं कर सकती है, मॉडल नहीं कर सकते। उनको फिर हम कहते हैं कि ये अनडिसाइडेबल है। और कंप्यूटर की टर्म में हम इनको कहते हैं कि एनपी हार्ड, या इनके अलग क्लास में जो बनाई हुई है एनपीसी, इनको हम कहते हैं कि अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स। अच्छा फ्लैश मशीन में हमने देखा था कि इनपुट स्ट्रिंग जो थी वो इस फॉर्म में होती थी कि कोई भी स्ट्रिंग आ जाती थी जिसको कहा जाता था कि इसको मॉडल करें कि आया कि आपकी मशीन जो है ये इसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। या हमें कोई एक पार्टिकुलर स्ट्रिंग दे दी जाती थी और पूछा जाता था कि ये फलां किसी लैंग्वेज से बिलोंग करेगी या नहीं। तो फिर हम उस लैंग्वेज के अगेंस्ट जो है कोई डीएफए बनाते थे या एनएफए बनाते थे और हम इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग को रन करके देखते थे। अगर तो वो इस पर रन हो जाती तो हम कहते थे कि ये स्ट्रिंग जो है इस लैंग्वेज का पार्ट है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद हमने पुश डाउन ऑटोमेटा देखा। हमने ये देखा कि इसमें भी इनपुट स्ट्रिंग तो होती है लेकिन साथ में इसके स्टैक अटैच होता है। जैसे कोई भी लफ्ज रीड किया जाता है उसके अगेंस्ट जो है ना स्टैक में पुश कर दिया जाता है कोई एक स्पेसिफिक वर्ड। और जैसे ही कोई दूसरा स्पेसिफिक वर्ड रीड किया जाता है तो इस वर्ड को पॉप कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे हमारे पास रिकॉर्ड रखना आसान हो जाता है कि जो प्रीवियस एक पैटर्न चलता आ रहा था और नेक्स्ट जो कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न था उनके दरमियान में अगर कोई कॉम्बिनेशन हमने निकालना हो तो हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। तो हमने a पावर n और b रेस्ट पावर n की एग्जांपल भी देखी थी कि कैसे इसके पुश डाउन ऑटोमेटिक के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। ये CF यानी कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस है, रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इसमें हमने देखा था कि मेमोरी रिक्वायर्ड थी। आज हम देखेंगे ट्यूरिंग मशीन क्या है। अच्छा देखें ट्यूरिंग मशीन का जो मेन पार्ट है ना वो है टेप। टेप क्या है कि एक इनफिनाइट लेंथ की जो है ना इनपुट स्ट्रिंग है, इसको आप इस तरह समझ लें। इनफिनाइट लेंथ है इसकी लेंथ पे कोई कैद नहीं है कि इतनी हो सकती। तो है वही जैसे इनपुट स्ट्रिंग थी वैसे ही है, बस उसको हमने टैप कह दिया। तो इसमें एक हमारे पास टैप हेड होता है इस मशीन में। थ्योरेटिकल है, हकीकत में तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम जब प्रॉब्लम इस पे मैप करते हैं तो हम टैप की और टैप हेड की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। टैप हेड होता है। अब इस टैप हेड की खूसियत ये है कि ये एक वक्त में एक स्टेप लेफ्ट या एक स्टेप
राइट मूव कर सकता है। यानी कि लेट्स से जहाँ पे ये करंट पोजीशन पे है बी, ये बी को रीड करके या तो राइट मूव कर सकता है यानी कि ए पे चला जाएगा, या ये लेफ्ट मूव कर सकता है यानी कि स्मॉल बी पे चला जाएगा जो इसके प्रीवियस है। उसकी भी हम वर्किंग देखेंगे क्या है। अच्छा, टेप पे अल्फाबेट्स होंगे, जैसे हम इनपुट अल्फाबेट्स देखते थे, 0 1 हो सकते हैं, ए बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो हम अपने प्रॉब्लम को मैप करने के लिए यूज करेंगे। तो जैसे हमने पहले भी फॉर्मल डेफिनेशंस में देखा है कि सिग्मा के थ्रू हम जो है इनपुट लेटर्स को डिफाइन करते हैं। तो ट्यूरिंग मशीन में भी जो है हमने सिग्मा इसका नाम रखा है कि बस इनपुट की बजाय हमने इसको टेप अल्फाबेट्स कह दिया कि अब टेप पे मौजूद है। तो ये देखें 0 1 हो सकता है, ए बी हो सकता है, एक्स हो सकता है, जेड नॉट हो सकता है। इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी आएंगे, जैसे कि यहाँ पे ब्लैंक सिंबल है जिसको स्पेस से जाहिर किया गया। ये स्पेशल सिंबल है क्योंकि अभी मैंने बताया कि हमारे पास जो है वो टेप की लेंथ जो है वो इनफिनाइट होती है। तो जहां तक हमारी पार्टिकुलर स्ट्रिंग जो है उस पर लाई करेगी तो ठीक है, और उसके बाद जो है हमने जहाँ पे बताना होगा कि यहाँ पे हमारी पार्टिकुलर स्ट्रिंग खत्म हो गई है और बाकी जितने भी सेल यहाँ पे बचे हुए होंगे उनको हम ब्लैंक सिंबल से फिल कर देंगे। तो ये हम अपने आसानी के लिए करते हैं। अच्छा देखें जी, द ब्लैंक्स इज द स्पेशल सिंबल यूज्ड टू फिल इनफिनाइट टेप, के इनफिनाइट टेप को यूज फिल करने के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ब्लैंक डज नॉट बिलोंग टू सिग्मा, यानी कि ब्लैंक जो है वो इनपुट का पार्ट नहीं है। इनपुट अल्फाबेट्स है उनका पार्ट हमारे पास नहीं है। ये एक स्पेशल कैरेक्टर हमने इसलिए रखा हुआ है कि टेप को जो हम फिल कर सकें, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने यहाँ तक रीड करना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना। ये क्यों जरूरी है, अभी हम जब इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे हमें ये चीज समझ आ जाएगी। तो दो चीजें हैं, सिर्फ टेप है और टेप हेड है बस। टेप हेड मूव करता है एक स्टेप राइट या एक स्टेप लेफ्ट, और टेप है जिसपे इनपुट सिंबल है, इनको ये रीड करता है, उसके हिसाब से ये अपने हेड को ही है ना राइट या लेफ्ट मूव कर सकता है। तो ये कुछ कह लो कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ट्यूरिंग मशीन की। अच्छा, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी कि आपके पास जो टेप हेड होगा, जब भी आप कोई प्रॉब्लम शुरू करेंगे वो सबसे पहले, अच्छा इसकी एक बात है कि जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है ना, लेफ्ट साइड से आप ये कह सकते हो कि टेप जो है ना ये इसका एक एंड होता है, यानी कि क्लोज होती है, जबकि जो राइट साइड वाला एंड है ना ये ओपन होता है। यानी कि ये हम यहाँ इस तरह जाहिर करते हैं कि इस तरफ से ये जो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, लेकिन लेफ्ट मोस्ट एंड से ही शुरू होती है। तो जब भी आप कोई प्रॉब्लम मैप करेंगे शुरू करेंगे तो हमेशा हेड जो है वो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट पे होगा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो हेड है वो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट पे है, और ये जो है हमारी इनपुट स्ट्रिंग है। और उसके बाद ब्लैंक्स मैंने बताया था कि जहाँ पे हमारी ओरिजिनल इनपुट स्ट्रिंग खत्म हो जाती है, लेकिन क्योंकि टेप की लेंथ जो इनफिनाइट है, तो उन इनफिनाइट सेल्स को फिल करने के लिए हम स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हैं जिसको हम ब्लैंक्स बोलते हैं। तो आपको ये ब्लैंक्स नजर आ रहा है। अच्छा, ऑपरेशन कौन कौन से पॉसिबल है इस टेप के ऊपर, तो देखो रीड या स्कैन एक ही बात है, रीड करना है स्कैन करना किसको, सिंबल बिलो द टेप हेड। लेट्स से कि इस वक्त टेप हेड मेरा यहाँ पे है, तो इसके अगेंस्ट में ए जो है इस सेल में इसको रीड कर सकता हूँ। एक ऑपरेशन तो ये हो गया। दूसरा देखो, अपडेट या राइट अ सिंबल बिलो द टेप हेड। इसी के एग्जांपल ले लेते हैं कि इस टेप हेड के नीचे जो इनपुट सिंबल है ए है, तो मैं इसको अपडेट करके बी कर देता हूँ, तो ये इसको हम कहते हैं कि राइट करना। तो रीड और राइट दो ऑपरेशन है। उसके बाद हम टेप हेड के देखते हैं कि मूव द टेप हेड वन स्टेप लेफ्ट। एक बात याद रखनी है कि एक वक्त में सिर्फ एक स्टेप जो है ना टेप हेड मूव कर सकता है, या तो लेफ्ट या राइट, जिस डायरेक्शन में भी करे, लेकिन एक वक्त में एक स्टेप कर सकता है। ये नहीं कि इस समय ये यहाँ मौजूद है और वेरी नेक्स्ट टाइम जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, नहीं इस तरह नहीं। हमेशा अगर इसने यहाँ पे आना है तो पहले इधर आएगा, इसको रीड करेगा अपडेट करेगा जो भी ऑपरेशन होगा, फिर इधर आएगा इसको रीड करेगा अपडेट करेगा, फिर इधर एंड इस तरह करते करते ये अपने मंजिल तक पहुंचेगा। तो ये बात लिखा हुआ है कि मूव द टेप हेड वन स्टेप लेफ्ट, या तो एक स्टेप लेफ्ट मूव कर सकते हो इस हेड को, या मूव द टेप हेड वन स्टेप राइट, या इसी टेप हेड को आप एक स्टेप जो है वो राइट मूव कर सकते हो। तो ये इस तरह की कुछ हमारे पास ऑपरेशंस पॉसिबल हैं ट्यूरिंग मशीन पे। अच्छा, ये इसकी क्या लो कि पिक्टोरियल डेफिनेशन है। मैंने बताया था कि बेशक पीडी हो, एक बात आपने ध्यान में रखनी है, या ट्यूरिंग मशीन हो, इनका एक जो पार्ट है जिसको हम प्रोग्राम या कंट्रोल पोर्शन बोलते हैं, जिसमें मेन लॉजिक जो है इंप्लीमेंट होती है, वो बिल्कुल सेम तो नहीं होता लेकिन मिलता जुलता होता है एफएसएम से, यानी कि फाइनाइट स्टेट मशीन से। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हो कि डीएफए या एनएफए के थ्रू इंप्लीमेंट किया होता है ये पार्ट। तो पीडीए में भी हमने देखा था कि इस तरह का एक प्रोग्राम जिसको मैंने बोला था कि वो एक्चुअल में डीएफए से इंस्पायर होकर बनाया गया, क्योंकि लॉजिक जो है हमारी इंप्लीमेंटेशन जो है वो इसी तरह होती है स्टेट वाइज, और स्टेट्स को बेस्ट जो रिप्रेजेंट करती है वो हमारे एफएसएम। तो इसमें भी ट्यूरिंग मशीन में भी इसके जो मेन पार्ट है जिसको हम कंट्रोल पोर्शन या प्रोग्राम या लॉजिक, तीन चार मुख्तलिफ नामों से आप इसको पढ़ सकते हो, जो होगा
वो दरअसल इसी तरह होगा जैसे DFA या NFA बनी होती है, बिल्कुल सेम नहीं होता लेकिन उससे मिलता जुलता होता है। इसको हम कंट्रोल पोर्शन बोलते हैं। द कंट्रोल पोर्शन सिमिलर टू FSM, नीचे लिखा हुआ है सिमिलर टू है, ये नहीं कहना कि इक्विवेलेंट है या बिल्कुल उसी तरह काम करता है, नहीं, उसको काम करने का तरीका कार वैसे ही FSM की तरह भी हो सकता है या PDA की तरह भी हो सकता है, दोनों तरीकों से काम कर सकता है। और PDA भी अल्टीमेटली FSM से ही मिलकर बना था, ये भी हमने देखा था। इसको हम द प्रोग्राम भी बोलते हैं और ये डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर होता है। डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर का मतलब पता है कि लेट्स से कि इस स्टेट में मैं A पे मौजूद हूं, मुझे पता है कि जब भी अगर इनपुट 1 आएगी ना, ये हमेशा B पे मूव करेगा। ये नहीं है कि अगर A आए तो मैं कोई या B पे भी मूव कर सकता है या C पे भी कर सकता है, तो ये इसमें मेरे पास अनसर्टेनिटी नहीं है, तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक नेचर हो जाती है। और ये NFA में पाई जाती है कि एक इनपुट के अगेंस्ट उसके पास मूव करने के लिए एक से ज्यादा स्टेट है, तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। और डिटर्मिनिस्टिक में हमने देखा था कि हमें एग्जैक्टली पता होता है कि अगर ये इनपुट आई तो इसके अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही नेक्स्ट स्टेट होगी और वो ये होगी। तो ये जो कंट्रोल पोर्शन है ये डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर होता है। उसके बाद टेप हेड हम ऑलरेडी देख के आ चुके हैं, इनपुट स्ट्रिंग है और ये हमारे पास ब्लैक्स कैरेक्टर है या स्पेशल कैरेक्टर। तो कुछ इस तरह से एक्चुअल में मिलके बनती है हमारे पास एक ट्यूरिंग मशीन। अच्छा, कुछ रूल्स हैं जिनके तहत हम किसी भी प्रॉब्लम को इस पे मैप करेंगे। तो 2 सेट हैं रूल्स के, हम पढ़ लेते हैं क्या है। अच्छा देखें जी, एट ईच स्टेप ऑफ द कंप्यूटेशन के हर स्टेप पे क्या क्या करेगी ट्यूरिंग मशीन, देखो यार हेड क्या करेगा, रीड द करंट सिंबल, पहले काम। जहां पे भी आपका टेप हेड होगा उसके बिलो जो भी सिंबल दिया गया है उसको आप रीड करोगे। दूसरा स्टेप क्या होगा, देखो अपडेट यानी कि राइट द सेम सेल, ये आप लाजमी करोगे। लेट्स से कि इधर मेरा टेप हेड था और B सिंबल मैंने रीड किया, अब मैं इसकी जगह चेंज करके A कर सकता हूँ। और इनकेस अगर मैंने इसको चेंज नहीं करना लेकिन इसके बावजूद मैं राइट जरूर करूंगा, इस A को रेस करके A ही लिख दूंगा। अपडेट में लाजमी करूंगा लेकिन देखने में हमें ऐसे ही लगेगा कि हमने यहाँ पे कोई भी राइट नहीं किया, लेकिन ओरिजिनली हम इसको अपडेट करके दोबारा से A लिखते हैं। तो यही है बात है, पहले आप रीड करोगे फिर उसको अपडेट करोगे या राइट करोगे। और तीसरी बात हम पहले देख चुके हैं, क्या मूव एग्जैक्टली वन सेल आइदर लेफ्ट और राइट। या उसके बाद टैप हेड, क्योंकि दोनों काम हो चुके हैं, रीड भी कर चुके हो राइट भी कर चुके हो, तो मजीद इस सिंबल पे खड़े होने का तुक नहीं बनता। तो या तो आप टैप हेड को बैक मूव करोगे या सॉरी लेफ्ट मूव करोगे या राइट मूव करोगे, डिपेंड अपॉन आपका प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, इसमें एक लेकिन है कि लेफ्ट से कि आप लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट पे हो, जहां पे आप हो, आपने कोई सिंबल रीड किया तो यहां से आप मजीद लेफ्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है, इसके लेफ्ट पे तो कोई चीज इनपुट सिंबल है ही नहीं, हमारे पास टेप एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर आप लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट पे हो, MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट बात है कि आप ट्यूरिंग मशीन के लेफ्ट मोस्ट सेल पे या आइटम पे मौजूद हो तो इसे आप बयान नहीं जा सकते, लेफ्ट मजीद मूव नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे राइट मूव कर सकते। ये बात आपकी लिखी हुई है, देखो इफ वी आर एट द लेफ्ट एंड ऑफ द टेप, क्या अगर हम लेफ्ट एंड पे हैं टेप की एंड ट्राई टू मूव लेफ्ट और मजीद लेफ्ट मूव करने की कोशिश करते हैं, देन डू नॉट मूव, तो मूव नहीं होगा। क्यों? स्टे एट द लेफ्ट हैंड, हमें पता चल गया कि क्योंकि ये लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है। हाँ, राइट मोस्ट की बात नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि राइट साइड से ये टेप जो है वो इनफिनाइट है, यहाँ पे कोई एंड नहीं है, लेफ्ट साइड पे एंड है, तो लेफ्ट साइड के लिए ये सिर्फ शर्त है, राइट साइड के लिए नहीं। अच्छा, ट्रांजिशन जैसे हम लेट सके ए स्टेट से मैं PDA में कैसे करता था, B पे मैंने मूव किया और इनपुट सिंबल रीड किया, एक मिनट इसको रेज कर लूं, इस तरह मैं बनाता था कि A स्टेट है, इससे मैंने मूव किया B स्टेट पे और इनपुट सिंबल रीड किया मैंने 0। तो बिल्कुल ट्यूरिंग मशीन भी क्योंकि इसी से मिलकर बनती है तो आप इसी तरह शो करोगे, लेकिन कुछ इसमें मजीद एक दो चीजें जो आपको बतानी पड़ेंगी। एक तो ये बताना पड़ेगा कि आपने लेफ्ट मूव किया या राइट मूव किया। तो लेट्स से मैं बता रहा हूँ कि मेरे हेड ने जो है ना राइट मूव किया, यही मैं ट्रांजिशन पे इसको शो करूंगा। और दूसरा ये कि मैंने चलो ये सिंबल तो रीड कर लिया, हमने रूल देखा था कि हमने ये भी बताना कि राइट क्या किया, तो लेट्स से 0 के बजाय मैंने 1 राइट कर दिया, तो ये मेरे पास ओरिजिनल ट्रांजिशन बनती है। जो चीज आपने रीड की पहले R और इसके बदले में आपने क्या किया, कुछ राइट किया और डायरेक्शन यानी कि D, ये एक इसकी ट्रांजिशन इस तरह शो की जाती है। ये आप इलस्ट्रेशन में देख भी सकते हो, लेट्स से कि ये कहीं पे मौजूद है, उसने उस सिंबल पे जो है ना A को रीड किया, A को रीड करने के बाद उसने उसको अपडेट करके B में कन्वर्ट कर दिया और अपने हेड को जो है ना उसने R पे मूव कर दिया। तो ये जो A है ये हमने सिंबल को रीड किया है, ये जो B है हमारे पास ये हमने राइट किया है A की जगह पे, और R जो है ये लिखा हुआ है इसको मैंने जो है ना डायरेक्शन बताइए कि लेफ्ट मूव किया है राइट मूव किया। अच्छा, ये एक और इंपॉर्टेंट बात MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ यू डू नॉट वांट टू अपडेट द सेल, कि लेट्स से आपने A तो रीड किया है लेकिन आप उसको A ही रहना देना चाहते हो,
अपडेट करके बी या 1 या 0 नहीं करना चाहते, तब यह क्या करो, जस्ट राइट द सेम सिंबल। तो आप उसी सिंबल को अगेन राइट कर दो। मैंने पहले बता दिया था कि राइट आपको हमेशा करना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हो कि जो पहले से ही सिंबल मौजूद है वही वहां पे एग्जिस्ट करता रहे, तो आप राइट करोगे लेकिन सेम सिंबल को कर दो, ताकि जो आप ये 3 स्टेप है ये एग्जैक्टली सेम रहे, चेंज ना। तो ये हमारे पास फर्स्ट रूल ऑफ सेट था कि ट्यूरिंग मशीन का बेसिक ऑपरेशंस क्या है। और अब हम दूसरा देखते हैं। अच्छा, कंट्रोल पोर्शन हमने देखा था और हमने कहा था कि एक किस्म की एफएसएम है। अच्छा, ये बिल्कुल जैसे इनिशियल स्टेट होती है एफएसएम में, इसमें भी एक इनिशियल स्टेट होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको स्टार मार्क कर लो। फाइनल स्टेट जो है ना आपके पास ट्यूरिंग मशीन में 2 होगी, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। कौन कौन सी? एक होती है एक्सेप्ट स्टेट और एक होती है हमारे पास रिजेक्ट स्टेट। ये एक नई चीज है जो हमने ना तो एफएसएम में देखी है और ना ही पीडीए में देखी है। तो ट्यूरिंग मशीन में हमेशा 2 फाइनल स्टेट होंगे आपके पास, एक्सेप्ट स्टेट और रिजेक्ट स्टेट। अब इनका क्या काम है देखो। एक टर्म यूज की जाती है हाल्ट ट्यूरिंग मशीन में। पहले इस हाल्टिंग को समझ लो कि हाल्टिंग क्या होती है। आपने ट्यूरिंग मशीन को कोई भी इनपुट्स टेप दी, ट्यूरिंग मशीन ने उसको रीड किया, अपने जितने भी जिस तरह से वो डिजाइन की गई थी उसने अपने ऑपरेशन परफॉर्म किए, और या तो वो एक्सेप्ट स्टेट पे पहुंच जाती है या वो रिजेक्ट स्टेट पे पहुंच जाती है। यानी कि दोनों स्टेट इनमें से किसी एक पे पहुंच जाती है और उसके बाद वो स्टॉप कर जाती है, अपनी वर्किंग को स्टॉप कर देती है। यानी कि उसने डिसाइड कर लिया है कि मैं इसको या तो एक्सेप्ट कर रही हूँ या रिजेक्ट कर रही हूँ, बेस्ड अपॉन कुछ प्रिंसिपल जिन पे वो डिजाइन की गई। तो इस स्टॉप करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ट्यूरिंग मशीन को हाल्ट कर दी गई, या ट्यूरिंग मशीन ने हाल्ट कर ली। हार्ट स्टॉप करने को कहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि या तो एक्सेप्ट स्टेट पे जाके वो स्टॉप करे या रिजेक्ट स्टेट पे जाके स्टॉप करे। उसको हम बोलते हैं ट्यूरिंग मशीन का हाल्ट होना। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। तो देखिए, कंप्यूटेशन 3 तरह से हो सकती है। एक तो क्या है कि हाल्ट कर जाए और एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट स्टेट पे पहुंच गई कुछ रीड करते हुए, और वहां उसने कहा जी ठीक है मैं इस स्ट्रिंग को या इस इनपुट स्टेप को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो वहां पे वो स्टॉप कर जाएगी, यानी कि हाल्ट कर जाएगी। एक कंडीशन। दूसरी देखें क्या है, हाल्ट कर रही है लेकिन कब? जब वो किसी स्ट्रिंग को, किसी इनपुट स्टेप को रिजेक्ट कर रही है, यानी कि ये इसने डिसाइड कर लिया कि मैं इस इनपुट सैंपल जो भी स्टेप थी इसको रिजेक्ट कर रही हूँ, यानी कि कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, इस तरह आप समझो। और तीसरी स्टेट देखो, ये लूप है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जो ट्यूरिंग मशीन ना तो एक्सेप्ट स्टेट पे पहुंच पाती है और ना ही रिजेक्ट स्टेट पे पहुंच पाती है। क्या होती है कि वो हमेशा कंटिन्यू करती रहती है अपने ऑपरेशंस को, यानी कि लूप में कह लो कि ट्रैप हो जाती है, क्योंकि इन्फिनाइट टेप है हमारे पास। तो वो हमेशा कोई ना कोई सिंबल रीड करती रहेगी, राइट करती रहेगी, रीड करती रहेगी, राइट करती रहेगी। कभी भी जो हम स्टेट्स अभी बनाएंगे फाइनल स्टेट में, यानी कि एक्सेप्ट स्टेट या रिजेक्ट स्टेट, कभी भी उन 2 स्टेट्स में ये लाई नहीं करती। किसी और किन और स्टेट्स में ये मूव करती रहती है। तो उसको हम कहते हैं कि ट्यूरिंग मशीन जो है वो लूप कर गई है। तो लूप तब करती है जब वो हाल्ट नहीं करती। हाल्ट से मुराद है स्टॉप कर जाना। तो यही पता लिखी हुई है कि द मशीन फेल्स टू हाल्ट, इसको हम बोलते हैं लूप। 3 तरीके हैं ट्यूरिंग मशीन के ऑपरेशन के, या तो एक्सेप्ट करके हाल्ट कर जाए, या रिजेक्ट करके हाल्ट कर जाए, या हाल्ट करे ही ना, और इस हाल्ट ना करने को हम कहते हैं कि लूप में चले गई। ये तो आपको समझ आ रहा होगा कि सर इसने डिसाइड कर लिया है या इस नतीजे पहुंची है कि ये स्ट्रिंग इसका पार्ट है और ये स्ट्रिंग इसका पार्ट नहीं है। ये तो हम पीडीएफ में भी देखते हैं। ये लूप वाली एक नई कंडीशन है कि कुछ स्ट्रिंग आप ऐसी दोगे जिसके बारे में ट्यूरिंग मशीन भी डिसाइड नहीं कर पाएगी कि भाई मैंने इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो ये वो है जो हमारा लास्ट टॉपिक है डिसाइडेबिलिटी का, यानी कि ये अनडिसाइडेबल लैंग्वेजेस है कुछ, ये भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास सेकंड रूल कह लो कि सेट था इसका, ऑपरेशंस का। अच्छा जी, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ट्यूरिंग मशीन कैसे काम करती है। अच्छा, ट्यूरिंग मशीन जरूरी नहीं है कि आपको कोई एक्स्ट्रा डिफिकल्ट सी एग्जांपल दी जाए। अब ये देखो, ये है एक रेगुलर लैंग्वेज, इसमें कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, शायद हमने ये बनाई भी हो और बिल्कुल सिंपल सी बन जाती है। कैसे? लेट्स से मैंने ए स्टेट से स्टार्ट किया, पहले मैं इसकी पीडीएफ एनएफए बना लेता हूँ या डीएफए कुछ भी। ए से मैंने स्टार्ट किया तो 0 रीड किया, तो मैं स्टेट बी पे पहुंच गया। यहाँ पे ए स्टैटिक है, यानी कि क्लोजर है। ए 0 या मोर देन 1 टाइम आ सकता है, तो इसको मैं सेल्फ लूप बनाऊंगा और यहाँ पे 1 लिखूंगा।
कि एक दफ़ा भी आ सकता है या बिल्कुल एक दफ़ा भी ना आए, और एक से ज़्यादा दफ़ा भी आ सकता है। और उसके बाद अगेन 0 है। तो लो जी, मैंने अगेन 0 डाली और ये मैं सी स्टेट पे पहुंच गया, और सी मेरी जो है वो फाइनल स्टेट होती थी अगर मैं इसको FSM बना रहा हूँ। ये बिल्कुल हमने इसको PDA या NFA DFA किसी तरह से भी हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे कहा गया इसको ट्यूरिंग मशीन से जो है ना आप रिकॉग्नाइज करेंगे ये लैंग्वेज इस डिजाइन हो सकती है कि देखो कैसे होगी भी। तो बेसिक तो प्रिंसिपल मैंने जैसे पहले भी बताया कि इनके सेम ही है। ये मेन पार्ट जो है वो DFA या NFA पे बेस करता है। ये तो बिल्कुल सेम रहेगा कि यहाँ से इसने 0 रीड किया और यहाँ से भी हमने इसको 0 रीड करवाया था और ये 1 हो गया, ये चीज़ तो सेम रहेगी। जो बाकी हमने इसके रूल पढ़े हैं क्या, कि यहाँ से लेट से इसने 0 को रीड किया तो इसने अब कुछ राइट करना है। तो मैं अपनी यहाँ पे टेप बना लेता हूँ, ये यहाँ से एंड से ओपन है, क्लोज नहीं। अब देखो ये कैसे काम करती है, मैं यहाँ पे वो दिखा देता हूँ। अब मेरा ये है, इस मशीन में मैंने रूल बनाया कि जैसे ये 0 रीड करेगी तो इसके अगेंस्ट ये इंटर करेगी x एक ट्यूरिंग मशीन पे, और जैसे ही ये 1 को रीड करेगी तो ये y राइट करेगी, और दोनों सूरतों में ये 1 स्टेप जो है राइट मूव करेगी। मैं ये बता रहा हूँ। अभी जो करंट मेरा हेड है वो यहाँ पे देखो, ये स्टेट में मैंने स्टार्ट लिया, 0 आया तो हमें पता है कि 0 के अगेंस्ट हमने x राइट करना है, तो ठीक है जी मैंने x राइट कर दिया, तो यहाँ पे भी मैंने शो कर दिया कि x राइट कर दिया, और उसके बाद मैं टैप हेड को एक स्टेप आगे मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कामा डाल के कि R यानी कि राइट मैंने मूव किया, तो मैं यहाँ आगे यहाँ पे आने के बाद लेट्स से कि एक दफा मैंने 1 को रीड किया, तो 1 की ट्रांजिशन भी अब मुझे पूरी शो करनी पड़ेगी। 1 को रीड करूंगा तो मैंने y को राइट करना है, तो लो जी मैंने यहाँ पे y को राइट कर दिया, और यही चीज मैंने यहाँ पे भी शो कर दी कि मैंने y को राइट कर दिया, और उसके बाद मैंने टेप हेड को एक स्टेप राइट मूव कर दिया। तो ये चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैंने एक टेप हेड को एक स्टेप राइट मूव कर दिया। अच्छा लेट्स से उसके बाद अगेन एक दफा और 1 को मैंने रीड किया, तो सेम चीज रहेगी क्योंकि ये लूप है। यहाँ पे आप y को राइट करोगे, एक स्टेप राइट मूव करोगे टेप हेड को, बाद आप मजीद एक दो करवा के देख सकते हो, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं 0 को रीड करूँ। तो जैसे मैंने 0 रीड किया मुझे पता है उसके केस मैंने x को राइट करना है, तो यहाँ पे भी मैं इसको शो कर देता हूँ कि मैंने x को राइट किया, और यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ कि मैंने x को राइट किया, और उसके बाद मैंने एक स्टेप राइट मूव किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे भी शो कर दिया कि मैंने एक स्टेप राइट मूव किया। सॉरी अब ये नहीं हो। अच्छा अब इसके बाद ट्यूरिंग मशीन में जो है ना, जब आप एक पार्टिकुलर डिजाइन कर लेते हो मशीन, तो सेम स्टेट जो है ना आपकी कभी भी फाइनल नहीं होगी, ये बात याद रखिए। तो PDA में होती थी, क्योंकि हमने कहा कि 2 स्टेट्स होंगे इसमें फाइनल, एक तो एक्सेप्ट स्टेट और एक रिजेक्ट स्टेट। तो ये 2 स्टेट्स आपको बनानी पड़ेंगी। तो लेट्स से यहाँ पे मैं एक नई स्टेट बना रहा हूँ रिजेक्ट, यानी जैसे सी हो रही थी हमारी PDF उसकी DFA की या NFA की सूरत में, वो वाला सीन इस पे नहीं होगा। इसको यहाँ हर ट्यूरिंग मशीन में आपको 2 स्टेट्स अलग से बनानी पड़ेंगी, एक रिजेक्ट और एक एक्सेप्ट है, ये इसको डबल C समझ लो। अच्छा देखो, सी पे मैं पहुंच गया, मैंने 0 1 0 रीड कर लिया, उसके बाद मुझे एक्सेप्ट स्टेट पे पहुंचना है, तो उसका मतलब है कि मुझे कोई भी चीज मजीद रीड ना करनी पड़े और मैं यहाँ पे पहुंच जाऊँ। और मुझे पता है कि जैसे हम एप्सिलॉन शो करते थे नल कैरेक्टर के लिए NFA में, तो यहाँ पे मैं नल कैरेक्टर के लिए या ब्लैंक सिंबल के लिए स्पेशल कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ, जिसको मैंने ब्लैंक सिंबल ही बोला। तो यहाँ पे मैं शो कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने ब्लैंक सिंबल को रीड किया, ब्लैंक सिंबल को ही राइट किया, और एक स्टेप जो है मैं राइट मूव कर गया। तो यहाँ पे मुझे चीज शो करनी पड़ेगी कि मैंने ब्लैंक को राइट किया और एक स्टेप में राइट मूव कर। तो सी से इस तरह जो है मैं एक्सेप्ट स्टेट पे पहुंच सकता हूँ। और हमने देखा था कि ट्यूरिंग मशीन जो है उसका जो कंट्रोल पोर्शन है वो डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर, उसको मतलब मुझे हर स्टेट्स के लिए तमाम की तमाम जो पॉसिबल ट्रांजिशन है वो शो करनी पड़ेगी। कैसे, ए के लिए मैंने 0 की तो शो कर दी, ए के लिए 1 की किधर है, 1 की जो है मुझे अलग से शो करनी पड़ेगी। और मुझे पता है कि 0 के अलावा कोई भी सिंबल आएगा तो उसको रिजेक्ट करना है, तो मैं इसको रिजेक्ट स्टेट पे इस तरह ले आऊँ, और यहाँ पे मैं ट्रांजिशन शो कर दूंगा कि 1 आया। तो यहाँ पे आप इसको कुछ भी लिखवा सकते हो कि आप लेट्स मैं कह देता हूँ कि मैंने 1 ही राइट किया, मैं कुछ भी मजीद राइट नहीं करना चाह रहा, इस तरह मैं शो कर रहा हूँ कि जो चीज़ है वही मौजूद रहे।
और राइट मूव करके। ये हमने चीज पढ़ी थी कि अगर आप अपडेट नहीं करना चाह रहे तो सेम सिंबल आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको मैं यूज कर लेता हूँ। इसी तरह ए पे रहते हुए, जैसे सी पे रहते हुए हमने देखा था कि ब्लैंक सिंबल आ सकता है, तो ए पे रहते हुए ब्लैंक सिंबल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो बेशक ए पे रहते हुए ब्लैंक सिंबल भी आए, उसको भी मैं रिजेक्ट स्टेट में ही डालूंगा, और उसकी ट्रांजिशन को भी मैं यहाँ पे शो करूंगा कि ब्लैंक सिंबल आया, ब्लैंक सिंबल ही मैंने राइट किया, और राइट एक स्टेप में राइट मूव करके इस तरह करके। इस तरह बी के लिए मुझे शो करनी पड़ेगी। बी के लिए 1 की तो हो गई, 0 के लिए मैं यहाँ पे शो करूंगा कि 0 आता है, कुछ भी नया राइट ना करो, 0 ही राइट करने दो, और सॉरी ये ट्रांजिशन है, और 1 स्टेप राइट मूव कर दो। इसी तरह बी के लिए मुझे ब्लैंक सिंबल का भी शो करना पड़ेगा, तो वो मैं इस येलो जी में यहाँ पे कर देता हूँ। ब्लैंक सिंबल आता है, कोई नई चीज राइट नहीं करनी, ब्लैंक सिंबल को ब्लैंक सिंबल ही रहने दो, और एक स्टेप राइट मूव कर दो। तो इस तरह सी के लिए मैंने ब्लैंक का तो शो कर दिया, सी के लिए 0 और 1 2 का रहता है, तो वो मुझे यहाँ पे अलग से शो करना पड़ेगा रिजेक्ट के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएगी वो खिचड़ी सी, तो सी से भी इसी तरह आप जो है ना उसको दोनों को शो करोगे, 0 के लिए भी और 1 के लिए भी, क्योंकि ब्लैंक के लिए हमने एक्सेप्ट पे किया है, बाकी 0 और 1 के लिए ये रिजेक्ट होगी, और आप इसको इस स्टेट रिजेक्ट पे शो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ट्यूरिंग मशीन वर्क करती है कि एक आपको कोई लैंग्वेज दी गई, आप उसके लिए डिजाइन करो, फिर उसको कायदा एक टेप पे राइट करके दिखाओ कि इसके आगे इस तरह करके ये चीज रन होती है। तो आप मजीद थोड़ी सी मुश्किल इसकी एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो, लेकिन एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना ही बहुत है कि आपको समझ आ जाए कि इसकी वर्किंग क्या है। वर्किंग में क्या है कि एक टेप है, टेप हेड है, एक स्टेप ये एक सिंबल रीड करती है, उसके अगेंस्ट कोई दूसरा सिंबल जो है वो टेप पे राइट कर सकती है, या सेम सिंबल भी राइट कर सकती है, और एक स्टेप राइट मूव कर सकती है या एक स्टेप लेफ्ट मूव कर सकती है, वो हमारी डिजाइन पे है पॉसिबल। और इसके अलावा अगर आप लेफ्ट माउस पे हो तो आप मजीद उससे लेफ्ट मूव नहीं कर सकते। हाँ, राइट पे कोई कैद नहीं, राइट पे आप मर्जी जा सकते हो। इनफिनाइट लेंथ है इसकी टेप की, और बाकी जो सिंबल्स हैं उनको फिल करने के लिए आप एक स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हो, जिसको ब्लैक सिंबल जो है बोला जाता है। ये कुछ के मोटे मोटे से पॉइंट, ये आपको आगे शो भी हो रही होगी, ये देख लेंगे जो अभी आपने डिजाइन की है उसी की है, ताकि अगर आप जब बाद में देखो तो आपको समझ आ जाएगी कि हमने कैसे की थी। अच्छा, अब हम अपने डिसाइडेबिलिटी और अनडिसाइडेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं। हम देखते हैं कि ये जो लास्ट हमारा टॉपिक है, जो हमने आज के फर्स्ट उसमें भी देखा था और पहले वाले लेक्चर में भी देखा था, कि सबसे ऊपर जो हमारे पास इसमें थ्योरेटिकल में आता है वो अनडिसाइडेबल लैंग्वेजेस है। तो अब हम देखते हैं कि अनडिसाइडेबल क्या है, और मैंने कहा था कि रिकर्सिवली न्यूमरेबल लैंग्वेज को हम इस लेक्चर के आखिर में डिफाइन करेंगे। तो इन दोनों चीजों को हम देखते हैं क्या है। तो देखें जी, पहले तो रिकर्सिव लैंग्वेज को देखें। लैंग्वेज एल is said to be recursive if there exists a Turing machine which will accept पहली condition and reject। लेट्स से मैं कहता हूं कि 1 स्टैटिक और 0 स्टैटिक, और इसके अगेंस्ट जो है ना मैं कहता हूं कि इसकी ट्यूरिंग मशीन बनाई जाए, और मैं 2 लैंग्वेजेस दे देता हूं, 1 0 1 और 1 1 0 0, और मैं इन 2 लैंग्वेजेस को जो है ट्यूरिंग मशीन पर रन करता हूं। तो पहले वाली का वो कर देती है रिजेक्ट, क्योंकि उसको पता है कि ये एक दफा जितने मर्जी 1 आ जाए, उसके बाद जब 0 आएगा उसके बाद अगेन 1 नहीं आ सकता। तो जो पहली लैंग्वेज है मेरे पास, उसमें क्या था, एक दफा 1 आया, फिर 0 आया, और अगेन 1 आ रहा है, तो उसमें मेरी ट्यूनिंग मशीन ने कहा कि नहीं, ये लैंग्वेज जो है मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, इसके ये चीज जो है मुनाफी है। उस लैंग्वेज मैंने इसको दी 1 1 0 0, तो 1 1 जितनी मर्तबा आ जाए कोई मसला नहीं है। हाँ, उसके बाद 0 भी जितनी मर्तबा आ जाए कोई मसला नहीं है। हाँ, इसके बाद अगेन 1 या कुछ और नहीं आ सकता, तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अगर तो कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसके अगेंस्ट आपने एक ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर ली है, और वो ट्यूरिंग मशीन क्या कर रही है कि जो स्ट्रिंग्स उस लैंग्वेज का पार्ट है उसको एक्सेप्ट कर रही है, और जो स्ट्रिंग उस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है उसको रिजेक्ट कर रही है, और दोनों सूरतों में हाल्ट हो रही है, ये शर्त है। देखो, एक्सेप्ट भी कर रही है, रिजेक्ट भी कर रही है, दोनों तरीके से उसने अपना काम कर रही है, और हमने देखा था कि एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, अल्टीमेटली उसने हाल्ट होना ही होना है। तो ऐसी लैंग्वेज को हम कहते हैं कि वो रिकर्सिव लैंग्वेज है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लैंग्वेज एल इज सेड टू बी रिकर्सिव इफ देयर एग्जिस्ट अ ट्यूरिंग मशीन which will accept all the string in language L, यानी कि उसी लैंग्वेज में जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उनको एक्सेप्ट कर ले,
एंड रिजेक्ट, और उन स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट कर दे, किनको, ऑल द स्ट्रिंग दैट आर नॉट इन लैंग्वेज एल, जो कि उस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। द ट्यूरिंग मशीन विल हाल्ट एवरी टाइम, यानी कि इस रिकर्सिव लैंग्वेज की सूरत में मशीन, ट्यूरिंग मशीन जो है हमारी, वो लाजमी हाल्ट होगी, यानी कि लूप में नहीं जाएगी। एंड गिव एन आंसर, और आंसर हमेशा देगी, हाँ एक्सेप्ट या रिजेक्ट, लेकिन देगी जरूर। फॉर ईच एंड एवरी स्ट्रिंग इनपुट, हर इनपुट के अगेंस्ट वो हमें जो है वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट का शो करेगी कि मैं इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही हूँ, रिजेक्ट। तो अगर तो ऐसी लैंग्वेज है जिसके अगेंस्ट हमने ऐसी ट्यूरिंग मशीन डिवाइस कर ली है, तो वो लैंग्वेज कहलाती है रिकर्सिव लैंग्वेज। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया है, 1 स्टैटिक 0 स्टैटिक, ये एक रिकर्सिव लैंग्वेज भी है। बेशक ये है रेगुलर भी है, लेकिन जब आप ट्यूरिंग मशीन के तराजू में देखेंगे तो एक रिकर्सिव लैंग्वेज है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज कौन सी है। ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनको ट्यूरिंग मशीन जो है वो एक्सेप्ट करती है। देखो, a language L is said to be recursively enumerable language तब if there exists a Turing machine which will accept and therefore halt, यानी कि एक्सेप्ट करेगी और हाल्ट कर जाएगी। किस सूरत में? फॉर ऑल द इनपुट स्ट्रिंग विच आर इन एल, तो पहला पार्ट तो सेम है कि आपने कोई भी इसको 1010 इस तरह की लैंग्वेज दी लेट से, और उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको पता चल गया कि ये लैंग्वेज जो है इस मशीन के या इस स्ट्रिंग जो है इस लैंग्वेज का पार्ट है। लेकिन दूसरी सूरत क्या है? बट मे और मे नॉट हाल्ट फॉर ऑल इनपुट स्ट्रिंग्स विच आर नॉट इन एल। इसी ऊपर वाली एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से मैंने 1100 दिया, तो उसको पता चल गया, उसने रन करके देखा कि इस लैंग्वेज की पार्ट है ये स्ट्रिंग, उसने इसको कर लिया एक्सेप्ट। लेकिन इसको जब मैंने 101 दिया, अब देखो ये इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, तो ये क्या किया इसने, इनफिनाइट लूप में चली गई सूरत में, यानी कि ये डिसाइड नहीं कर पाई कि मैंने इसको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। तो ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस, यानी कि जो स्ट्रिंग का, जो लैंग्वेज का पार्ट है, उस स्ट्रिंग को तो वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर रही है और हमें शो भी कर रही है कि ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट है। लेकिन जो स्ट्रिंग उस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, उनके बारे में वो सर्टन नहीं है कि वो कर भी सकती है, ये नहीं कि कभी भी नहीं करेगी, हाँ वो कर भी सकती है, वो कह देगी ये मैं इसको रिजेक्ट कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर्टेनिटी नहीं है, हो सकता है कि वो कर भी दे, हो सकता है ना करे, यानी कि हो सकता है हाल्ट कर जाए या हो सकता है हाल्ट ना करे। तो ऐसी लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। और ट्यूरिंग मशीन जो है वो ऐसी ही लैंग्वेजेस के लिए बनाई जाती है जिसमें मे और मे नॉट वाला पार्ट हो रिजेक्ट की सूरत में, लेकिन एक्सेप्ट की सूरत में हमें पता होगा कि एक्सेप्ट होगी। अच्छा, अब हम थोड़ी सी मजीद इसको दूसरे तरीके से घुमा के देखते हैं कि अब हम इस पे पहुंच चुके हैं कि हम बता सकेंगे डिसाइडेबल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, पार्शियली डिसाइडेबल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, और अनडिसाइडेबल लैंग्वेजेस कौन सी हैं। अच्छा देखें, लैंग्वेज एल इज डिसाइडेबल कब? इफ इट इज अ रिकर्सिव लैंग्वेज, जिनके बारे में हम 100% श्योरिटी से बता सकते हैं कि ये एक्सेप्ट होगी, यानी कि इस लैंग्वेज का पार्ट है, और हाल्ट हो गई, ये रिजेक्ट हो गई और फिर भी हाल्ट हो गई। और इन ऐसी लैंग्वेज को हम कहते हैं रिकर्सिव लैंग्वेजेस। तो हर रिकर्सिव लैंग्वेज जो है वो डिसाइडेबल है, यानी इसके बारे में हम डिसाइड कर सकते हैं कि आया हमारी लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं। तो ये तो सिंपल सी चीज है। देखो, लैंग्वेज एल इज डिसाइडेबल इफ इट इज अ रिकर्सिव लैंग्वेज, अगर तो वो रिकर्सिव है तो डिसाइडेबल है। ऑल डिसाइडेबल लैंग्वेजेस आर रिकर्सिव लैंग्वेजेस एंड वाइस वर्सा। ये आप जिस तरह मर्जी घुमा के लिखो, बात वही है। जिनके बारे में आप एक्सेप्ट करो, हाल्ट कर जाओ, रिजेक्ट करो और हाल्ट कर जाओ, तो वो डिसाइडेबल है, आपने डिसाइड कर लिया है कि आया इस लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं। अब देखो, पार्शली डिसाइडेबल लैंग्वेजेस, अब आपको समझ आ गई होगी पार्शली कौन सी है। ये एक्सेप्ट कर रही है तो हाल्ट कर रही है, लेकिन जब रिजेक्ट करे, हाल्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, 100% श्योरिटी नहीं है। दूसरे लफ्ज में हमने इसी को अभी पढ़ा है कि ये रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस है। तो बस यही चीज है। देखो, a language L is partially decidable if language L is recursively enumerable languages। अगर लैंग्वेज जो है वो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल है तो फिर वो पार्शली डिसाइडेबल है, यानी कि पार्शली आप एक्सेप्ट की सूरत में तो डिसाइड कर सकते हो ना ये है या नहीं, लेकिन रिजेक्ट की सूरत में नहीं कर पा रहे। और अब हम देखते हैं कि अनडिसाइडेबल क्या है। अ लैंग्वेज इज अनडिसाइडेबल इफ इट इज नॉट डिसाइडेबल, जाहिर बात है,
कि अगर वो रिकर्सिव लैंग्वेज नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि अनडिसाइडेबल लैंग्वेज। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट देखो, एन अनडिसाइडेबल लैंग्वेज में समटाइम बी पार्शली डिसाइडेबल बट नॉट डिसाइडेबल। जो हमारे पास अनडिसाइडेबल है ना, कुछ सूरतों में उनकी एक्सेप्ट स्टेट को जो है ना हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी कि दूसरे लफ्जों में मैं कह सकता हूं कि वो कुछ सूरतों में पार्शली डिसाइडेबल के तौर पे वर्क कर सकती है, लेकिन जो अनडिसाइडेबल है ना वो कभी भी डिसाइडेबल नहीं हो सकती कि 100% श्योरिटी से आप दोनों चीजें बता सको, ये नहीं हो सकता। अव्वल तो आप बिल्कुल उनके बारे में बता ही नहीं सकते, ना एक्सेप्ट के बारे में ना रिजेक्ट के बारे में, लेकिन कुछ केसेस हैं जब एक अनडिसाइडेबल लैंग्वेज बिहेव कर सकती है पार्शली डिसाइडेबल लैंग्वेज के तौर पे, यानी कि आप उसका एक्सेप्ट स्टेट के बारे में बता सकते हो। लेकिन इस तरह कभी भी नहीं होगा कि अनडिसाइडेबल लैंग्वेज आपने डिक्लेयर कर दिया है और उसकी एक्सेप्ट स्टेट भी आप प्रेडिक्ट कर सको कि हाल्ट होगी और रिजेक्ट स्टेट में भी प्रेडिक्ट कर सको कि हाल्ट होगी, नहीं। यानी कि दूसरा लफ्ज़ आप कह रहे हो कभी भी लूप में नहीं जाएगी, नहीं। जो अनडिसाइडेबल लैंग्वेजेस है वो हमेशा लूप में जाएगी। If a language is not even partially decidable, then there exists no Turing machine for that language. अगर अनडिसाइडेबल लैंग्वेज को आप ट्यूरिंग मशीन पे रन करते हो तो आपकी मशीन हमेशा लूप में जा ट्रैप कर जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हो कि अनडिसाइडेबल लैंग्वेजेस के लिए कोई ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट नहीं करती, और यही वो क्लास है जिसको आप एनपी हार्ड क्लास बोलते हैं। ये ऐसे प्रॉब्लम है जिनके लिए हमारे पास करंटली इस वक्त तक कोई भी सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। और यही चीज हमने शुरू में पढ़ी थी कि अगर कोई चीज ट्यूरिंग मशीन पे आप रन नहीं कर सकते या ट्यूरिंग मशीन के ऊपर मॉडल करके उसका सोल्यूशन नहीं बना सकते ना आप, तो दुनिया का कोई भी कंप्यूटर जो है वो फिर उसको सॉल्व नहीं कर सकता या उसको कह लो कि रन नहीं कर सकता। तो वो इस अनडिसाइडेबल या डिसाइडेबल की बेस पे हम इस चीज को कहते हैं कि वो जो लैंग्वेज है, ये हम उसको क्योंकि लैंग्वेज में ले रहे हैं आजकल तो ये प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन हम अभी इसको लैंग्वेज में लेके चलते हैं क्योंकि वो लैंग्वेज जो है उसके बारे में हम बता नहीं सकते कि ये इसका पार्ट है या नहीं है। तो अनडिसाइडेबल है, और जब अनडिसाइडेबल हो जाए तो हम कहते हैं कि इसके अगेंस्ट कोई भी ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये हमारे इस आज के टॉपिक की समरी है। रिकर्सिव लैंग्वेज कौन सी है जिनके अगेंस्ट टीएम विल ऑलवेज हाल्ट, ट्यूरिंग मशीन हमेशा हाल्ट होगी, या तो एक्सेप्ट की सूरत में या रिजेक्ट की सूरत में, लेकिन हाल्ट जरूर होगी, कभी भी लूप में ट्रैप नहीं करेगी। रिकर्सिवली इन्यूमरेबल कौन सी है? टीएम विल हाल्ट सम टाइम, कुछ कभी कभी करेगी, और कब करेगी? जब एक्सेप्ट करेगी। एंड मे नॉट हाल्ट सम टाइम, और कभी कभी नहीं करेगी, जब कब करेगी? जब रिजेक्शन की बारी आए। अब तीसरी चीज हमने पढ़ी डिसाइडेबल। डिसाइडेबल लैंग्वेज यही है रिकर्सिबल लैंग्वेज। पार्शली डिसाइडेबल कौन सी है? ये है रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। और अनडिसाइडेबल कौन सी है? जिनके अगेंस्ट हमारे पास कोई भी ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये ट्यूरिंग मशीन का थोड़ा सा तारुफ था। तो इतना ही बहुत है, क्योंकि कभी एग्जांपल्स वगैरह तो या कह लो कि क्वेश्चन तो आपको नहीं आएगा अगर आप एमसीक्यूज के हिसाब से पढ़ रहे हो। तो ये मोटे मोटे पॉइंट्स है जो मैंने कोशिश की है कि जितने हो सके मैं इसको कर दूं। अब मेरे ख्याल में थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के जितने भी इंपॉर्टेंट से टॉपिक थे वो हमने देख लिए हैं। आपकी नज़र में अगर कोई रहता है तो मुझे सजेस्ट कर दें, तो हम उसकी क्लास एक आधी मजीद उस पर रख लेते हैं, वरना मेरे हिसाब से जो है सर ना वो जो जितनी भी इंपॉर्टेंट। जी उस्मान। CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, उसमें से वो जो हम स्ट्रिंग जनरेट करते हैं, कौन सी?